Yes, students, welcome back in the session of important questions of developed elements with very easy concepts. And students, this is the second part. In this session, we will also do the same thing, that is, we will revise the previous year questions with easy concepts. So students, let's come. क्वेश्चन आपके पास है वाई जिंक फॉर्म ओनली Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, ओनली Zn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करता है जिंक, Zn3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन क्यों नहीं करता। एक्सप्लेन। एमडीयू के अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम जिंक का डिस्कशन करते हैं तो जिंक जो है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 30 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है आर्गन 3d10 4s2। ओके, नाउ जिंक ने क्या फॉर्म किया है, जिंक यदि करता है Zn2 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, और यदि 3 पॉजिटिव फॉर्म करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। 2 पॉजिटिव मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम 4s ऑर्बिटल्स, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3ds 4s 0। व्हेन 3 पॉजिटिव मीन्स 1 electrons from d orbitals and 2 electrons from s orbitals are removed. Now if you see the electrons filling in d orbitals, then you can say that आपके पास क्या है 5d orbitals होते हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपके पास 5d orbitals है। इनके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग की तो आपने क्या देखा कि यदि आप 5 Zn2 पॉजिटिव के अंदर फिलिंग करते हो तो d ऑर्बिटल जो है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए गए हैं और Zn3 पॉजिटिव के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई है। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फिल हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जब आपने Zn2 पॉजिटिव के अंदर देखा तो d ऑर्बिटल जो है d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। और यदि आप इसको देखते हो Zn3 पॉजिटिव को तो यहाँ क्या है, यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये फुल्ली फिल्ड नहीं है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, d ऑर्बिटल नाइदर हाफ फिल्ड, neither half filled nor completely filled. Completely filled, it means it is unstable. On the second hand हम क्या देखते हैं, d ऑर्बिटल यदि completely filled है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि आपके पास रूल है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। दैट्स वाई आप यहाँ सीधा कह सकते हैं कि जो Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव जो है उसके अंदर क्या है, कंप्लीट d ऑर्बिटल्स की फिलिंग की वजह से जो Zn2 पॉजिटिव फॉर्म होके आता है दैट वन इज मोर स्टेबल देन Zn3 पॉजिटिव। दैट्स व्हाई Zn2 फॉर्म होता है एंड Zn3 फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे एमडीयू 2019 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, एमडीयू 2019 के अंदर, और इसके अंदर पूछ रखा है कि आप कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने नंबर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन किस किस के अंदर, Mn2 के अंदर, Fe2 के अंदर एंड कॉपर 2 के अंदर। ठीक है, तो हम इन सभी को वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आपके पास है Mn2 पॉजिटिव, देन आपके पास है Fe2 पॉजिटिव एंड देन आपके पास है कॉपर 2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2 होती है। देन यदि आप आयरन की बात करें, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन देन 3d6 4s2। देन आपके पास आता है कॉपर 29 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s1 होती है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है ड्यू टू फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फुल्ली फिल्ड होता है इसका d ऑर्बिटल्स, तो वो क्या होता है आपके पास स्टेबल्स। दैट्स वाई ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। नाउ हमें क्या करना है, हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इनका नंबर ऑफ अनपेयर्ड स्टेट्स देखने हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की गिवन है यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव, आयरन की गिवन है Fe2 पॉजिटिव एंड कॉपर किस में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। तो देखिए सबसे पहले जब हम मैग्नीज की करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीज के 25 इलेक्ट्रॉन्स में से अब इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके पास 23।
इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होंगे वो कहाँ से होंगे? s से, क्योंकि s ऑर्बिटल की एनर्जी d ऑर्बिटल से कम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? आर्गन है। देन आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है s के यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। देन आपके पास जब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर, एंड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने हैं। इट मीन्स 3d9 4s 0। ओके, नाउ you have to see how many unpaired electrons are here. So आप d orbitals बनाएंगे। d orbitals के अंदर 5 d orbitals होते हैं, सब ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 5 सब ऑर्बिटल्स हैं। उनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करके इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 5। तो आप इनको फीलिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। देन आपके पास है 6 नंबर ऑफ अनपेड 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6 1। नाउ आपके पास 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यदि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अनपेयर्ड है। ठीक है, इनकी स्पिन क्या है? आपके पास प्लस हाफ है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो कितनी आते हैं आपके पास? 5। सेकेंड केस में अंदर यहाँ यदि आप देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट केस है इसके अंदर क्या हो गई है? पेयरिंग हो गई है। ठीक है, जो आपके पास प्लस हाफ था उसने माइनस हाफ के साथ क्या कर लिया? पेयरिंग कर ली। स्पिन जो हो गई वो 0 हो गई। तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या बचते हैं यहाँ पर? 4। ठीक है, नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है? यहाँ ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, थर्ड वन भी, फोर्थ वन भी। सिर्फ आपके पास जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? अनपेयर्ड है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है? 1। दैट इज द आंसर। मैग्नीज के केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Fe2 पॉजिटिव के केस में 4 एंड कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है। क्वेश्चन MDU 2019 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास यहाँ गिवन है why 4s orbitals become empty first then 3d orbital in transition element। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की, जब इलेक्ट्रॉन्स हम डालते हैं तो हम बोलते हैं कि 4s के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाना चाहिए, देन आपके पास 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। ठीक है, यदि इसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन डाला है तो इसका मतलब निकालते वक्त हमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकालना चाहिए? 3d से। बट ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स अगेन कहाँ से निकाला जाता है? 4s से ही। तो आप ये बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जब आप फिलिंग करवाते हो या इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव करवाते हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल कर आता है? 4s ऑर्बिटल से। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास when electrons are removed from transition metals, when electrons are removed from transition elements, या आप कह सकते हो कि दैट इज आयोनाइजेशन इज टेक प्लेस। आयोनाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लूजली बाउंड outermost cell. Ionization is carried out when ionization is carried out 4s orbital becomes empty first, then 3d orbitals। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए जो एडिशन है, ठीक है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। दोनों एक ही चीज नहीं है, दीज आर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जब आपने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करवा दी थी 3d के अंदर। ठीक है, तो आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब आपने 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कराई, देन जो 3d था दैट बिकम्स more stable
स्टेबल देन 4s। ठीक है, अब देखिए 3D तो क्या हो गया आपके पास, ज़्यादा स्टेबल हो गया है। यदि 3D ज़्यादा स्टेबल हो गया है तो इसका मतलब अब आप 3D के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल नहीं करा सकते। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट हियर, becomes difficult here. That's why you will have to remove electrons from 4s are removed। ठीक है, इसीलिए आप क्या करते हो, 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हो। कब? फर्स्ट। यदि आपको इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं 3D और 4s से तो आप 4s से पहले निकालोगे, देन आप सेकंड केस में जो है D से निकालोगे। ठीक है, रीजन हो गया क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स 3D के अंदर फिल कर दिए जाते हैं तो 3D की जो एनर्जी है, अब 3D क्या आ गया है, नीचे आ गया है। ये 3D आपके पास नीचे है और 4s आपके पास ऊपर है, तो लोअर एनर्जी जो होती है आपके पास मोर स्टेबल होती है। ठीक है, यदि मोर स्टेबल होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल आपके पास क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालेंगे, 4s ऑर्बिटल से। क्वेश्चन आपके पास IGU 2019 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है किसकी, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। प्रॉपर्टीज क्या क्या पूछी है, डेंसिटी आपसे पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज एंड कलर्स। देखिए जो डेंसिटी है इट मीन्स आपके पास जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा 3D ट्रांजिशन सीरीज का, उसकी डेंसिटी कैसी होगी, कौन ज़्यादा डेंसर होगा कौन लेसर डेंसर होगा, उसका हमें अरेंज जो है पीरियड्स लिखना है। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉयज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं क्यों करते हैं वो हमें बताना है। देन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, इस पार्ट को हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कर लिया है। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपने इसको कर लिया है, वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर आप इसको देखेंगे। तो देखिए हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे डेंसिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास हम डेंसिटी है, डेंसिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी यदि आप 3D सीरीज के अंदर बात करते हो तो 3D सीरीज आपके पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डाटा गिवन है कि आपके पास 3, 4, 6, 7, 7.43, 8, 9, 9.0 एंड 896 मीन्स हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हो। ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। लेकिन लास्ट के अंदर जब आप जिंक के पास जाते हो तो वहां पर क्या है, डेंसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, इसका क्या रीजन है, तो देखिए जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होगा। यदि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको इनवर्ड पुल किया जाएगा, अंदर की साइड खींचा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो भी एलिमेंट रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा डेंसर होता चला जाएगा। स्मॉलर साइज होती है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी क्या होगी उस केस में, ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ यदि हम सेकंड थिंग की बात करें इसके अंदर, कि आपके पास जिंक के केस में जो है ये जो डेंसिटी है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है, तो उस केस में क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आ जाता है। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, और जब ये पेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि वॉल्यूम बढ़ेगी, हमने रिलेशंस क्या देखा है, यदि वॉल्यूम आपके पास बढ़ती है तो डेंसिटी घटती है। तो वॉल्यूम बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी तो डेंसिटी उस केस में कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं जिंक के केस में जो डेंसिटी है वो अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, डिक्रीमेंट शो करता है, डिक्रीज हो जाती है। बाकी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डेंसिटी हमेशा इंक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास आएंगे, न्यूक्लियस के साइड आएंगे, तो डेंसिटी बढ़ेगी। ओके, सेकंड थिंग आपके पास है, सेकंड पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ अलाई, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एलॉयज की फॉर्मेशन करते हैं। एलॉयज मीन्स दूसरे मेटल्स के साथ बॉन्डिंग शो करना। ठीक है, या आप कह सकते हो मिश्र धातु की फॉर्मेशन कर देना। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है एलॉयज फॉर्मेशन करने की एक अच्छी खासी एबिलिटी होती है। ऐसा क्यों होता है कि देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी जो साइज होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दे आर ऑफ सिमिलर साइज। ठीक है, वो कैसी होते हैं, सिमिलर साइज की होती है। और उसमें आपके पास कोई भी किसी एक एटम जो है, किसी एक मेटल का एटम जो है वो किसी दूसरे मेटल के एटम को क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। सपोज कीजिए कि यदि मेरे पास ये आयरन के एटम्स हैं, ठीक है, तो आयरन के से नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोबाल्ट है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी साइज होती है। यदि मैं यहाँ कोबाल्ट को इंजर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, यदि ये सारे आयरन थे और मैंने इसके अंदर किसको इंजर्ट कर दिया है, कोबाल्ट को इंजर्ट करा दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एलॉयज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि सिमिलर साइज की वजह से जो एटम्स हैं मेटल्स के, वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर। और जब हम इनकी मिक्सिंग करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलता है, एक या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल्स देखने को मिलेंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, एलॉय। थर्ड पार्ट जो है कलर है। कलर के बारे में आपने बताया है कि कलर जो है वो डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। जब इलेक्ट्रॉन्स वन ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी को एब्जॉर्व करके, और वापस बैक जब अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो उस टाइम जो लाइट इमिट होती है दैट अपीयर्स एज ए कलर। ओके, और जो कलर अपीयर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। इस पार्ट को आप जो आपके पास वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, उससे भी आप इसको कर लेना। क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स वो क्या करते हैं, आपके पास दूसरे जो आपके पास है, दूसरे जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या कर देते हैं, बॉन्डिंग शो करते हैं अच्छी खासी। ठीक है, तो बॉन्डिंग शो करने के रीजंस क्या है, तो फर्स्ट रीजन ये है कि उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, स्मॉलर साइज होती है। मेटल की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। इट मीन्स वो क्या करेंगे, कटायन भी कैसा बनाएंगे, स्मॉल साइज का। ये आपके पास कोई भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यदि देखें तो आपके पास जो मेटल है उसका जो कटायन होता है वो क्या होता है, आपके पास स्मॉल साइज होता है। ठीक है, सेकंड, दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज। यदि साइज स्मॉल होती है तो ऑब्वियसली उनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, आपके पास हाई होगा। ठीक है, देन थर्ड, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स। देखिए जो आपके पास मेटल है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो इस केस में क्या होते हैं, आपके पास एम्पैटी होते हैं। यदि कोई भी लिगेंड यदि इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, इन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल हो जाता है और आपके पास मेटल और लिगेंड्स की बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं लिगेंड से और बॉन्ड की फॉर्मेशन करके न्यू कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर देते हैं। लाइक जब आप वाटर की बात करते हो तो आयरन के केस में, ठीक है, आपके पास यदि आयरन का केस है तो आयरन के केस में इसने यदि 6 लिगेंड्स को अटैच करवाया है, तो इसका मतलब क्या है कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब यहाँ है, Fe3 पॉजिटिव स्टेट में है, तो आपके पास क्या हुआ, 3d6 4s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस वन एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 5 अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, 5 अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करेंगे, आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग करके जो है आपके पास कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि आपके पास जो एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है, लाइक यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि आयरन है, आयरन Fe2 3 पॉजिटिव, सेकंड केस में FeCN6 4 पॉजिटिव, तो यहाँ यदि देखा जाए तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यदि यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इट मीन्स वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन इजीली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ FeCl3। ठीक है, हमारे पास FeCl3 है, FeCl3, ठीक है, इसका नाम होता है आपके पास फेरिक क्लोराइड। दिस इज फेरिक क्लोराइड। इस फेरिक क्लोराइड का आपने स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, स्ट्रक्चर शो करना है एंड साथ ही साथ इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास फेरिक क्लोराइड है दैट इज ए कोवलेंट कंपाउंड, इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड। बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है एंड ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोमेरिक फॉर्म
डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर, डाइमर इन वेपर फेस। कैसे एग्जिस्ट करेगा डाइमर की फॉर्म में? आपके पास होता है Fe2Cl6, दिस वन इज द डाइमर ऑफ FeCl3। ना जब हम इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं, स्ट्रक्चर मीन्स किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, बॉन्डिंग किस टाइप है। बॉन्डिंग हमने बोला कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो आपके पास क्या है? 2 आयरन एटम्स हैं और वहाँ आपके पास 2 क्लोरीन एटम्स ब्रिज में प्रेजेंट होते हैं और 4 क्लोरीन एटम्स यहाँ टर्मिनल है, टर्मिनल पोजीशंस पर है। ठीक है, नाउ ये जो क्लोरीन एटम होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं विद आयरन एटम। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होती है सेम जैसे कि आप Al2Cl6 की फॉर्मेशन करते हैं, या आप कह सकते हो आप जैसे B2H6 की फॉर्मेशन करते हो। इस तरह का एक बॉन्ड होता है आपके पास जिसको आप बनाना बॉन्ड भी बोलते हो। ठीक है, तो ये थी आपके पास स्ट्रक्चर। नाउ इसकी जब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के अंदर हम बोलते हैं कि यदि हम फेरिक क्लोराइड को FeCl3 को ये क्योंकि ये आपके पास कैसे एग्जिस्ट कर रहा है डाइमर, तो आप क्या क्या लिख सकते हो इसको? Fe2Cl6 भी लिख सकते हो या 2 मोल्स ऑफ FeCl3 भी। ओके, नाउ FeCl3 जब आपके पास क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, देन इन केस ये आपके पास क्या प्रोवाइड कराता है? FeCl2। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ FeCl2 प्रोड्यूस कराता है प्लस 2 HCl एंड H2SO4। इट मीन्स यहाँ से क्लोरीन एटम जो है वो यहाँ से निकल गया है, रिडक्शन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है? FeCl3 यदि Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करता है, Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करता है, इन दैट केस ऑल्सो रिडक्शन हियर टेक प्लेस FeCl2। क्लोरीन एटम से आपके पास कितने बचते हैं? 4 ही बचते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव हो गया है एंड आपके पास बाई प्रोडक्ट बनते हैं Na2S4O6 एंड 2 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, सेम जैसे कि आपने SO2 के साथ रिएक्शन करवाई है वाटर की प्रेजेंस में, ऐसे ही आपने Na2SO3 के साथ भी रिएक्शन करवाई। नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास क्या होता है? SnCl2 के साथ जब FeCl3 रिएक्ट करता है, मीन्स जो 2 मोल्स है FeCl3 के जब SnCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, देन इट फॉर्म्स SnCl4। ठीक है, तो ये जो टिन था इसका क्या हो गया है? यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आकर यहाँ पर जुड़ गए, इट मीन्स यहाँ इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और खुद आपके पास आयरन था उसका क्या हो गया? आपके पास यहाँ रिडक्शन। ठीक है, देन आता है यदि आप क्या करते हो? फेरिक क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हो H2S गैस के साथ, इन दैट केस यू विल गेट FeCl2 एंड 2 मोल्स ऑफ HCl एंड सल्फर। ओके, तो यहाँ भी आपके पास क्या हुआ है? आयरन का रिडक्शन हो रखा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हमने देखा कि आपके पास FeCl3 SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है, Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करता है, या SnCl2 के साथ रिएक्शन करता है, या H2S के साथ रिएक्शन करता है। इन ऑल दीज गैसेस जो आयरन है उसका क्या हो रखा है? ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन हो रखा है। ठीक है, उसका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां से रिमूव हो गया है, बाकी दूसरी जो स्पीसीज होगी उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट इट एग्जिस्ट एज डाइमर इन गैस फेस। यदि हम वेपर फेस या गैस फेस बोले तो उसके अंदर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आपके पास गैस फेस के अंदर। और जब आप इसको हीट करेंगे, जैसे आप इसको हीट करते हैं, तो ये जो डाइमर है, डाइमर क्या बना है आपके पास? Fe2Cl6। उसको हमने हीट किया तो ये आपके पास मोनोमेरिक फॉर्म में टूट जाएगा, दैट इज FeCl3। और यदि आपने इसको फर्दर हीटिंग कर दी, और भी ज्यादा हीट करते हो 750 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये FeCl2 देता है। इसका फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक क्लोरीन एटम यहाँ से और रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट एक्वस सॉल्यूशन जो यदि आप FeCl3 का देखते हैं, दैट इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या है? यदि एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन देखा आपने वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, तो आपके पास क्या निकल के क्या आया था? HCl निकल के आया था। तो HCl क्या होता है? एसिड होता है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है FeCl3 का, दैट इज एसिडिक इन नेचर। आफ्टर दैट ये हमने लिखा है FeCl3 जब वाटर के अंदर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इसका, तो आपके पास क्या हुआ है? HCl रिमूव हुआ है। इट मीन्स ये क्या है? आपके पास क्या हो गया? एसिड हो गया, और ये आपके पास बेस की तरह बिहेव करता है। ये थी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज FeCl3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिस्कस ब्रीफली द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ BoCl2। क्वेश्चन आपके पास IGU 2019 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले जो कंपाउंड गिवन है दैट इज BoCl2, इसकी आपको क्या बतानी है? स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करनी है,
स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करनी है। तो देखिए जो आपके पास हमने जब VOCl2 का रमन स्पेक्ट्रा के थ्रू या जो आपके पास था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के थ्रू, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो है उसके थ्रू स्टडी किया, तो हमने पाया कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसकी होती है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर किस तरह से होगी? आपके पास क्या है? वैनेडियम गिवन है। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है? वैनेडियम एटम है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एंड 1 क्लोरीन एटम हियर एंड 1 क्लोरीन एटम इज हियर। ठीक है, यहाँ आपके पास देखिए आप इसको बोलते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी हो गई है? स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, वैनेडियम, ऑक्सीजन, Cl एंड Cl, दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ आपके पास जो V डबल बॉन्ड O है वो क्या है? आपके पास वैनेडियम और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। फॉर्म कैसे हुआ है? बाय ओवरलैपिंग ऑफ d pi ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, और मेटल यहाँ पर कौन है? वैनेडियम। ओके, एंड p pi ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर p ऑर्बिटल्स होते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p4, तो p ऑर्बिटल्स इसकी हो गई। और वैनेडियम आपके पास क्या होता है? आर्गन होता है। देन शक्ति वाह, तो ये आपके पास क्या होगा? 3d3 4s2, तो d ऑर्बिटल और जो ये p ऑर्बिटल्स है इनकी मिक्सिंग से आपके पास जो है V डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशंस होती है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। नाउ जब हम इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो FeCl3 की तरह ये भी क्या दिखाएगा? आपके पास कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट स्ट्रक्चर इसके पास है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स। किसके साथ? इसका जो कलर आपके पास आता है दैट इज ग्रेशी ग्रीन कलर, कलर विद ग्रेशी ग्रीन। ठीक है, कलर इसका होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हुई। सेकंड प्रॉपर्टीज इसके अंदर क्या करती है कि यदि ये एल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, आपके पास VOCl2 है, यदि एल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? आपके पास वैंडेट्स। ठीक है, ये क्या बनाएगा? आपके पास वैंडेट्स। ठीक है, किस तरह से बनाएगा? आपके पास क्या है? VOCl2 एल्कलीज, सपोज कीजिए मैंने क्या किया है? बेस के साथ रिएक्शन कराया। एल्कलीज मीन्स द बेस ना, तो आपने इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, तो आपके पास फॉर्म होता है Na2VO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl यहाँ पे रिमूव होंगे, 2 मोल्स ही वाटर रिमूव होंगे, तो रिएक्शन बैलेंस होगी आपके पास बाय 4 मोल्स ऑफ NaOH। तो ये जो आपके पास फॉर्म हुआ है Na2VO3 दैट इज द वैंडेट्स, और नाम इसका क्या हो जाएगा आपके पास? सोडियम वैंडेट्स। ठीक है, ये वैंडेट्स की फॉर्मेशन करते हैं यदि बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज इसके अंदर क्या है? यदि हम क्या करें? VOCl2, ठीक है, यदि हम VOCl2 की रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। यदि हम बोले कि इसका हमने क्या करवा दिया है? हाइड्रोलिसिस करवा दिया है, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो उस केस में आपके पास क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो उस केस में आपके पास हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है VOOH2 प्लस आपके पास क्या निकल के जाएगा? 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशंस होती है। तो ये था आपके पास VOCl2 की स्ट्रक्चर एंड इट्स सम प्रॉपर्टीज।